एक ऐसा ब्रांड जिसका नाम हम में से कई लोगों ने सुना है, वेकफिट। वो अब स्टॉक मार्केट में कदम रखने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, वो अपना आईपीओ ला रहे हैं। तो चलिए आज इसी आईपीओ की पूरी कहानी को समझते हैं, एक निवेशक के नजरिए से। सोचिए, किसी भी कंपनी के लिए आईपीओ एक बहुत बड़े इम्तिहान जैसा होता है। और उस इम्तिहान से पहले कंपनी एक डॉक्यूमेंट जारी करती है जिसे रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस या आरएचपी कहते हैं। ये करीब 400 पन्नों की एक ऐसी किताब है जिसमें कंपनी की पूरी जन कुंडली होती है। पर सवाल यह है कि इसमें क्या देखना चाहिए। आज के इस पड़ताल में हम वेकफिट के आईपीओ से जुड़ी हर बात जानेंगे। हम समझेंगे कि ये आईपीओ कब आ रहा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और आईपीओ के पैसों का इस्तेमाल कहाँ होगा। और हाँ, सबसे जरूरी, हम उन रेड फ्लैग्स को भी देखेंगे जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बातों से शुरू करते हैं। आखिर ये आईपीओ है क्या और इसकी जरूरी तारीखें कौन सी हैं? आईपीओ का मतलब बहुत सीधा सा है। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम जनता को खरीदने के लिए ऑफर करती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इसके बाद वो कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है और कोई भी उसके शेयर्स खरीद या बेच सकता है। अच्छा, अगर कोई इसमें निवेश करने का सोच रहा है तो ये तारीखें बहुत जरूरी हैं। प्रॉस्पेक्टस के हिसाब से आम लोगों के लिए ये आईपीओ 8 दिसंबर को खुलेगा और 10 दिसंबर को बंद हो जाएगा। तो बस 3 दिन का ही विंडो होगा। चलिए अब जरा कंपनी के अंदर झांक कर देखते हैं, वेकफिट आखिर करती क्या है और आज वो जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंची कैसे। वेकफिट की कहानी शुरू हुई थी एक ऑनलाइन D2C ब्रांड के तौर पे। मतलब ये सीधे अपनी वेबसाइट से ग्राहकों को गद्दे बेचते थे। पर अब ये सिर्फ एक मैट्रेस कंपनी नहीं है। अब इनके फिजिकल स्टोर्स भी हैं, ये मार्केटप्लेस पर भी हैं और गद्दों के अलावा फर्नीचर और घर का दूसरा सामान भी बेचते हैं। इनका पूरा मॉडल डेटा और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर टिका है, जिसने इन्हें इतनी तेजी से आगे बढ़ने में मदद की है। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। प्रॉस्पेक्टस के अंदर ही एक रेड सी रिपोर्ट का जिक्र है जो बताती है कि रेवेन्यू के मामले में वेकफिट भारत के टॉप 3 ऑर्गेनाइज्ड मैट्रेस प्लेयर्स में से एक है। ये दिखाता है कि मार्केट में इनकी पकड़ कितनी मजबूत है। किसी भी बिजनेस की असली कहानी उसके नंबर बताते हैं। तो चलिए अब वेकफिट के बही खातों पर एक गहरी नजर डालते हैं और देखते हैं कि राजस्व और असलियत में क्या फर्क है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 के आंकड़े देखें तो कंपनी ने ऑपरेशन से करीब 1273 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया। ये एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली आंकड़ा है जो बताता है कि कंपनी की सेल्स कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। उसी साल जब रेवेन्यू इतना शानदार था, कंपनी को करीब 146 करोड़ रुपए का नेट लॉस यानी कि शुद्ध घाटा हुआ। और ये कोई एक साल की बात नहीं है। अगर हम पिछले 3 सालों का ट्रेंड देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, वैसे वैसे उसका घाटा भी बढ़ता गया है। ये एक क्लासिक ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी की कहानी है, जहां तेजी से बढ़ने की कीमत मुनाफे से चुकानी पड़ रही है। लेकिन सिर्फ पैसों का घाटा ही चिंता की बात नहीं है। एक और आंकड़ा है जो सच में चौंकाने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का एम्प्लॉई एट्रिशन रेट, मतलब कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर 47% से ज्यादा थी। सोचिए, लगभग हर 2 में से 1 कर्मचारी 1 साल के अंदर नौकरी छोड़कर चला गया। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कंपनी पहले से ही घाटे में है तो वह आईपीओ से पैसा क्यों जुटा रही है? इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक आईपीओ से मिलने वाले पैसों का सबसे बड़ा हिस्सा 117 नए फिजिकल स्टोर खोलने में लगाया जाएगा। इससे साफ है कि कंपनी अब अपने ऑफलाइन बिजनेस को और तेजी से बढ़ाना चाहती है। कुछ पैसा नई मशीनरी खरीदने और दूसरे रोजमर्रा के कॉर्पोरेट कामों में भी इस्तेमाल होगा। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो बातें जो अक्सर छोटे अक्षरों में छुपी होती हैं, लेकिन जिन पर ध्यान देना किसी भी निवेशक के लिए सबसे अहम है। चलिए इन रेड फ्लैग्स को समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, जैसा कि हमने पहले भी देखा, कंपनी का लगातार घाटे में रहना। कंपनी ने खुद अपने प्रॉस्पेक्टस में यह माना है कि वो पहले भी घाटे में रही है और भविष्य में भी उसके खर्चे बढ़ने की उम्मीद है। मतलब मुनाफा अभी दूर की कौड़ी लग रहा है। दूसरा बड़ा रिस्क है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हो या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इनमें से कुछ भी कंपनी का अपना नहीं है। सब कुछ लीज पर यानी किराए पर है। इसका मतलब है कि अगर कल को लीज खत्म हो जाती है या किराया बढ़ जाता है तो कंपनी के ऑपरेशन पर सीधा असर पड़ सकता है। तीसरा रेड फ्लैग है कंपनी का कंप्लायंस रिकॉर्ड।
प्रोस्पेक्टस में ही ये बात लिखी है कि कंपनी ने पहले कुछ सरकारी भुगतानों में देरी की है। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए एक इंटरनल ऑडिटर को भी समय पर नियुक्त नहीं किया गया था। ये बातें कंपनी के गवर्नेंस पर सवाल उठाती हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। प्रोस्पेक्टस में और भी कई जोखिम बताए गए हैं, जैसे कि कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की ऊंची दर, कच्चे माल के सप्लायर्स के साथ कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट न होना और इस इंडस्ट्री में बढ़ता हुआ जबरदस्त कंपटीशन। तो इन सब अच्छी और बुरी बातों को जानने के बाद आखिर में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? एक संतुलित नजरिया क्या होना चाहिए? देखिए, कहानी के दो पहलू बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ हैं ग्रीन फ्लैग्स, कंपनी का ब्रांड बहुत मजबूत है, बिजनेस मॉडल कामयाब रहा है और रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हैं रेड फ्लैग्स, कंपनी लगातार घाटे में है, कर्मचारी नौकरी छोड़ रहे हैं, जरूरी प्रॉपर्टीज किराए की हैं और कंप्लायंस का भी कुछ इतिहास रहा है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात साफ कर देना चाहता हूँ। ये पूरी जानकारी और विश्लेषण सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह के निवेश की सलाह न समझा जाए। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा एक सीबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोस्पेक्टस की सारी परतों को खोलने के बाद आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि वेकफिट जैसी एक हाई ग्रोथ लेकिन घाटे में चल रही कंपनी आने वाले समय में खुद को एक लगातार मुनाफा कमाने वाली कंपनी में कैसे बदलेगी। इस एक सवाल का जवाब ही इस कंपनी और इसके निवेशकों का भविष्य तय करेगा।